ये एमएलए का लड़का इस लड़की के साथ जबरदस्ती करता है और जब वो नहीं मानती तो वो उसे नशे की गोलियां दे देता है और उसके साथ गलत काम करके पुलिस केस से बचने के लिए उसको गाड़ी समेत जला देता है और सोचता है कि वो बच गया। लेकिन जब इस लड़की के बाप को ये सब पता चलता है तो वो इसके साथ ऐसा कुछ करता है जिसकी इसने कल्पना भी नहीं की थी। तो दोस्तों चलिए जानते हैं इस मूवी की पूरी कहानी को बिल्कुल शुरू से। तो दोस्तों अगर आपको इस मूवी की फुल एक्सप्लेनेशन देखनी है तो वो आप मुझे सजेस्टेड वीडियो और डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से जाकर देख सकते हो। इस कहानी की शुरुआत एक पावरफुल पॉलिटिशियन बलदेव प्रताप सिंह से होती है जो सुप्रीम कोर्ट से ग्रेनाइट माइनिंग पर स्टे ऑर्डर लेकर माइनिंग माफिया बिजवा खत्री को बड़ा झटका देता है। इसी दौरान हम बलदेव के बड़े बेटे आयुष को देखते हैं जो अपने ही पार्टी के एक आदमी के गुंडे को पीट कर मकबूल से मिलता है और उससे कहता है हक देने से रामायण बनती है और हक छीनने से महाभारत, इसलिए अगर साथ चलोगे तो सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन अगर तुमने दुश्मनी चुनी तो नतीजा बहुत ही बुरा होगा। अब ये सुनकर मकबूल कहता है तो हमारी पार्टी के एमएलए बलदेव का असली बेटा है या उसकी बीबी का बेटा है। अब इस बात का जवाब आयुष भी उतनी ही शांति से देता है, लेकिन इसकी वार्निंग इतनी खतरनाक होती है मकबूल समझ जाता है कि लड़का खतरनाक है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है बलदेव प्रताप सिंह की तरफ, जहाँ एक जर्नलिस्ट उससे कहता है कुछ लोग आपके फैसले को सिर्फ पॉलिटिक्स स्टंट बता रहे हैं। तभी बलदेव बहुत ही समझदारी से जवाब देता है और कहता है अब ये बताओ तुम्हारे भाई ने यहाँ जमीन खरीदी 6 लाख की और सरकार तुम्हें दे रही है 90,000, तो बताओ ये राजनीति है या गुंडागर्दी। इसके बाद वो यहाँ से जाते हुए आखिरी में एक डायलॉग बोलता है और कहता है नेता और डायपर दोनों को वक्त वक्त पर बदल देना चाहिए वरना दोनों से बदबू आने लगती है। इतना कहकर वो अपने बेटे आयुष के साथ निकल जाता है। अब इसके बाद कहानी 25 साल पहले फ्लैशबैक में जाती है जहाँ हम जयप्रकाश जो कि गांव का सबसे बड़ा ईमानदार नेता है, हम उसके एक आदमी को देखते हैं जो अगले इलेक्शन में उसको जिताने की मांग करता है। लेकिन तभी उनके सामने किशन यादव नाम का एक दबंग नेता खड़ा हो जाता है जो कहता है अब बूढ़ों का टाइम चला गया, जिनकी कोई गारंटी नहीं है, वारंटी नहीं है, ऐसे लोगों को वोट देके क्या फायदा, इसलिए वोट मुझे देना। अब यहीं पर बलदेव और बादशाह खान की एंट्री होती है जो इन्हें मारने लगते हैं, लेकिन तभी जयप्रकाश इन्हें रोक लेता है। अभी देखकर जयप्रकाश का बड़ा बेटा शिव किशन यादव को सीधा इलेक्शन लड़ने की चुनौती दे देता है, जिसके कुछ दिनों बाद दोनों तरफ से रैली निकाली जाती है। लेकिन ये सियासी टकराव देखते ही देखते खूनी जंग में बदल जाता है, जिसमें किशन यादव अपने साथियों के साथ मिलकर शिव पर हमला कर देता है और उसको जख्मी कर देता है। जिसके बाद बलदेव शिव को घर ले जाता है और जयप्रकाश से कहता है मैं तुम्हारे बेटे को नहीं बचा पाया। अभी देखकर जयप्रकाश सोने लगता है, लेकिन तभी शिव की मौत का बदला लेने के लिए बलदेव अपने खास आदमी बादशाह खान के साथ मिलकर किशन यादव और उसके पूरे गैंग का सफाया कर देता है और इसी एक फैसले से गांव की पूरी सियासत हमेशा के लिए बदल जाती है। अब इसके बाद जब जयप्रकाश अपनी आखिरी सांसें ले रहा था तो वो बलदेव से गुजारिश करते हुए उसकी बहू सरोज और उसके 2 बच्चे आयुष और पलक की देखभाल करने को बोलता है और बलदेव से उन्हें बाप का प्यार देने के लिए सरोज से शादी करने को कहता है। अभी देखकर बलदेव सरोज से शादी कर लेता है, जिसके बाद बलदेव का एक बेटा होता है जिसका नाम विवान होता है। अब यहीं पर सरोज की बेटी पलक को ये सब पसंद नहीं आता। इसके कुछ टाइम बाद जब वो बड़ी होती है तो वो अपनी माँ को छोड़ देती है और शादी कर लेती है। अब इसके बाद कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ हम बलदेव को देखते हैं जो अपने ज्यादा से ज्यादा वक्त आयुष के साथ बिताता है। वो उसे राजनीति के हर दाव पे सिखाता है, बड़े फैसले कैसे लिए जाते हैं और लोगों का भरोसा कैसे जीता जाता है, ये सब चीजें आयुष को समझाता रहता है। और आयुष भी काफी समझदार होता है और बलदेव की हर बात को ध्यान से सीखता है, जिससे धीरे धीरे वो बलदेव का सबसे भरोसेमंद इंसान बन जाता है। लेकिन यहीं पर बलदेव का छोटा बेटा विवान ये सब देखकर अंदर ही अंदर चिढ़ने लगता है। उसे लगता है कि उसके पिता हर बात में सिर्फ आयुष की ही तारीफ करते हैं और उसी पर भरोसा करते हैं। इसी वजह से विवान के दिल में आयुष के लिए जलन और नाराजगी बढ़ने लगती है, जो आगे चलकर दोनों भाइयों के रिश्ते में एक बड़ी दरार खड़ी करने वाली थी। अब यहीं पर आयुष की बहन पलक जो कि एक डॉक्टर है, वो आज भी अपने शादी के बाद से अपने भाई आयुष के अलावा अपनी माँ और बलदेव से कोई मतलब नहीं रखती है। अब यहीं पर पलक आयुष को कॉल करके अपनी दोस्त शिवानी को एयरपोर्ट से लाने को कहती है। अब इसके बाद आयुष शिवानी को एयरपोर्ट लेने चला जाता है। इसके बाद आयुष को रास्ते में पता चलता है कि वो एलएलएम की गोल्ड मेडलिस्ट है और भारत आकर वो अब पॉलिटिक्स पर अपनी थीसिस लिखना चाहती है। इसी वजह से वो कुछ दिन यहाँ रहकर नेताओं और उनकी सियासत को करीब से समझना चाहती है। अब ये सब पता चलने के बाद आयुष कहता है तुम बिल्कुल सही जगह आई हो। इसके बाद आयुष उसको पलक के घर छोड़ देता है और इसके बाद आयुष और शिवानी का रिलेशनशिप भी शुरू हो जाता है। अब इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आज बलदेव और सरोज की 25वीं सालगिरह होती है, लेकिन यहीं पर बलदेव को पता चलता है कि उसकी बीवी सरोज पलक से मिलने गई है और वहीं पर दूसरी तरफ पलक उससे आज भी एक्सेप्ट नहीं करती और पुरानी बातें सुना देती है, जिससे सरोज इमोशनल हो जाती है और चली जाती है। अब इसके बाद वो घर जाकर बलदेव से बातें करती है और उससे कहती है अगर मुझे पता होता कि तीसरा बच्चा पैदा करने से मैं पलक को खो दूंगी तो शायद मैं कभी विवान को जन्म देती ही नहीं। अब इसके नेक्स्ट सीन में हम विवान को देखते हैं जो नशे में धुत अपने दोस्तों के साथ मकबूल के बार में नशे और गुंडागर्दी करता हुआ दिखाई देता
है, जिसमें विवान एक नए लड़के की रैगिंग करता है, जिसके बाद मकबूल और उसकी टकरार हो जाती है। लेकिन तभी विवान के आदमी मकबूल को डराकर उसके बार में आग लगा देते हैं। लेकिन जब ये बात बलदेव को पता चलती है तो वो उसे बहुत डांटता है और कहता है इलेक्शन आने वाले हैं, इसलिए थोड़ा शांत रहे। और उसके कुछ दिन बाद जब वो बादशाह खान की बेटी आसमा खान को उस बार का मैनेजर बना देता है, अभी देखकर विवान को बहुत ही गुस्सा आता है। अब इसके बाद एक दिन जब विवान बार में पार्टी कर रहा होता है तो बादशाह खान की बेटी उससे कहती है कि यहाँ दारू नहीं मिलेगी क्योंकि आज गांधी जयंती है। अभी देखकर वो उसका बैज निकाल कर उसको जॉब से निकलने को कहता है। अभी देखकर नाराज होकर आसमा यहाँ से चली जाती है। तभी आयु जो यहीं बैठा था वो विवान से कहता है तुझे पता है वो कौन है, चल मेरे साथ और उससे सॉरी बोल। अभी देखकर विवान ना कर देता है। इसके बाद जब बलदेव को ये सब पता चलता है तो वो उसे बहुत डांटता है और उससे माफी मंगवाता है। जिसके बाद आसमा और विवान एक दूसरे को डेट करने लगते हैं और ये चीज बलदेव भी देख लेता है। लेकिन तभी उसको कुछ लोग गोली मार देते हैं, जिसे देखकर बादशाह खान इन दो लोगों के पीछे चला जाता है। अब इसके बाद आयुष बलदेव को हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ उसकी बहन पलक बलदेव को बचा लेती है। अब यहीं पर विवान की एंट्री होती है और वो अपने लोगों पर हमला करने लगता है। लेकिन तभी आयुष से कहता है पापा को जो गोली लगी है ना वो तेरे इस दोस्त आदि की उससे लगी है। इतना कहकर वो आदि से कहता है आज के बाद तू मुझे दिखना मत, और इतना कहकर वो उसे निकाल देता है और विवान से कहता है इसके बाप ने ही हमारे बाप पर हमला करवाया था। अब यहीं पर विवान का गुस्सा भी फूट पड़ता है और वो दोनों लड़ने लगते हैं, जिसे देखकर उनकी माँ बीच में आकर उनको रोक देती है। अब यहीं पर दूसरी तरफ बादशाह खान भी उन दोनों गुंडों को मार डालता है। अब इसके बाद एक दिन हम विवान को देखते हैं जो अपने नए दोस्तों के साथ उनके होटल में पार्टी कर रहा होता है। तभी इनके बीच एक बात को लेकर बहस हो जाती है और इसी दौरान आसमा भी जब यहाँ आती है तो वो देखती है कि विवान उसके दोस्त से लड़ रहा है। अब ये देखकर वो अंदर जाकर उसे रोकती है, जिसके बाद उसके दोस्त नीचे वाले रूम में चले जाते हैं। और इसके बाद विवान नशे में आसमा के साथ जबरदस्ती करने लगता है, जिसमें वो उसे रोकने लगती है पर वो उसकी एक नहीं सुनता और उसे नशे वाली गोली खिला देता है, जिससे उसे नशा हो जाता है। जिसके बाद वो उसके साथ गलत काम करता है। अब इसी दौरान विवान के दोस्त को बोतल फूटने की आवाज आती है, जिसके अगले सीन में हम देखते हैं कि ये लोग आसमा को हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं क्योंकि विवान ने नशे की हालत में उसे ओवरडोज दे दी थी। अभी देखकर उसका दोस्त कहता है हॉस्पिटल ले जाना ठीक नहीं होगा, इसको इंजेक्शन दे दे ताकि ये ठीक हो सके। अब इन लोगों के ये सब करने से पहले ही इनकी गाड़ी ठोक कर पलट जाती है। जिसके बाद विवान का दोस्त कहता है अगर हमें पुलिस के जरिए से बचना है तो गाड़ी को आग लगा देते हैं ताकि लोगों को लगेगा कि ये एक्सीडेंट था। अभी देखकर ये लोग गाड़ी को आग लगा देते हैं। जिसके अगले दिन जब बलदेव को पता चलता है कि मरने वाली लड़की बादशाह खान की बेटी है और उसे उसके बेटे विवान ने ही मारा है तो वो ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है। अब यहीं पर बादशाह खान जब ये सब सुनता है तो वो टूट जाता है और गुस्से से पागल होकर सीधा विवान पर हमला करता है। लेकिन तभी विवान उसे गोली मार देता है। इसके बाद बलदेव यहाँ आकर उसे रोकता है और विवान को जेल हो जाती है। इसके बाद बादशाह खान को ट्रीटमेंट के लिए अंदर भेज दिया जाता है। अब यहीं पर एंट्री होती है बिजवा खत्री की, जिसका कॉन्ट्रैक्ट पहले बलदेव ने खारिज करा था, इसलिए तब से खत्री उससे बदला लेने की सोच रहा था और आज उसके पास ये मौका था, इसलिए वो विवान को छुड़ाकर उसे उसके घर वालों के खिलाफ भड़का देता है और बलदेव से कॉल करके कहता है तेरा बेटा मेरे पास है, इसलिए अच्छा होगा हम मिलकर बात कर ले और घबराओ मत, मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा। अब इसके बाद बलदीप को पुलिस ऑफिसर बताता है कि बादशाह खान हॉस्पिटल से भाग गया है, इसलिए मेरी राय है कि वो विवान को मारे इससे पहले हम ही उसे मार डालते हैं। अभी देखकर आयुष उसको भगा देता है और कहता है हम कुछ और रास्ता निकाल लेंगे बाबा। अब यहीं पर बलदेव आयुष से चोरी छुपे बिजवा खत्री से मिल जाता है और बादशाह खान को मरवाने के लिए पुलिस वालों को उसके पीछे भेज देता है। लेकिन बादशाह खान उनसे बचने के लिए दरगाह पर चला जाता है और पुलिस वालों से भगवान की चौखट पर देखकर यहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद इलेक्शन के टाइम मकबूल इलेक्शन में उठता है। तभी हम बलदेव को देखते हैं जो जीतने के लिए मिठाई के डब्बों के साथ पैसे रखकर वो वोटों को अपनी तरफ करके जीत जाता है। और इसी के साथ बिजवा खत्री उससे कहता है तुमने जो पहले मेरा प्रोजेक्ट रिजेक्ट करा था उसे अब परमिशन दे दो। अब इसके बाद जब ये सब आयुष को पता चलता है तो वो चौंक जाता है। तभी एक दिन जब वो थिएटर में बच्चों और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मूवी देख रहा होता है उस पर हमला हो जाता है, लेकिन उस हमले से बचकर सभी को मार डालता है। जिसके बाद वो यहाँ से निकलकर अपनी बहन को कॉल करता है, लेकिन वो कॉल विवान उठाता है और कहता है तू बच गया पर अब ये लोग नहीं बचेंगे। इतना कहकर वो फोन को नीचे रख देता है और आयुष कॉल पर ये सब सुनता रहता है, जिसमें वो सुनता है कि उसने उसके जीजाजी और उसकी बहन को मार दिया। अब इसके बाद जब वो घर पहुंचता है और ये सब देखता है तो टूट जाता है। तभी हम विवान को देखते हैं जो दूसरी तरफ बलदेव को मारने चला जाता है, लेकिन तभी बलदेव उसको गुस्सा करते हुए समझाता है और कहता है साले तुझे क्या चाहिए,
पैसा, मेरी गद्दी, आखिर तुझे चाहिए क्या? तुझे क्या लगता है मैं तुझे प्यार नहीं करता? अगर मैं तुझे प्यार नहीं करता तो बादशाह खान को मरवाने का ऑर्डर क्यों देता और उसकी बेटी के केस से तुझे क्यों बचाता? अब ये सब सुनकर विवान टूट जाता है और अपनी गलती समझ जाता है। अब यहीं पर आयुष आता है और वो विवान को बलदेव के साथ देखकर चौंक जाता है। अब विवान यहाँ पर आयुष को देखकर भाग जाता है, लेकिन आयुष उसे पकड़कर उसे बहुत ही मारने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पुलिस आ जाती है और वो विवान को ले जाती है, जिसके बाद पुलिस आयुष को पीट कर उसको आत्महत्या कर देती है। जिसके बाद बलदेव बाहर आता है और आयुष से कहता है कला का गम जितना तुझे है उतना मुझे भी है, इसलिए अब ये खून खराबा रोकना होगा। आयुष कहता है उसके लिए विवान को मरना होगा। अब इसके बाद एक दिन जब विवान बार में पार्टी कर रहा होता है तो आयुष वहाँ आकर उस पर हमला करता है, जिसके बाद ये लोग भागते भागते पटरी तक पहुंच जाते हैं, जहाँ आयुष विवान को बहुत मारता है। लेकिन वो उसका भाई था इसलिए वो उसे जान से नहीं मार पाता। तभी विवान उससे कहता है अपनों को कैसे मारते हैं वो मैं तुझे आज सिखाऊंगा। इतना कहकर जैसे ही वो उसे मारने वाला होता है वैसे ही बादशाह खान यहाँ आकर उसे ट्रेन की पटरी में फेंक देता है, जिससे वो मर जाता है। अब इसके बाद बादशाह खान यहाँ पर रोते हुए आयुष को एक ऐसी सच्चाई बताता है जिससे वो चौंक जाता है। दरअसल बादशाह खान यहाँ पे उससे कहता है तेरा असली पिता सिर्फ मरा नहीं था, उसे बलदेव ने अपने हाथों से दम घोटकर मारा था, क्योंकि उसे राजनीति का उस टाइम लालच हो गया था, इसलिए उसने मुझसे भी ये बात छुपाने को कहा था। लेकिन ये बात छुपाने की सजा मुझे अपनी बेटी की जान गवा कर देनी पड़ेगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। अब ये सुनकर आयुष चौंक जाता है, जिसके बाद ये दोनों बलदेव से मिलने जाते हैं। अब यहीं पर आयुष बलदेव से कहता है तुमने मेरे बाप को मारा था, लेकिन तुमने मुझे बचपन से महाभारत और गीता का ज्ञान भी सिखाया था, इसलिए मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि तुमने ऐसा कुछ किया भी था। लेकिन आज मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि हम दोनों गलत हैं तो तुम हमें मार दो। इतना कहकर वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें बलदेव गन के सामने बैठा होता है और फिर इसके बाद ब्लैक स्क्रीन हो जाती है और गोली चलने की आवाज आती है। तो दोस्तों इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पे एंड हो जाती है। बाकी दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।